हेलो एवरीवन, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 19 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस पर चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम जानेंगे कि जल्लीकट्टू समारोह कौन से राज्य में मनाया जाता है, या फिर मिस यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया है, या फिर थोक मूल्य सूचकांक कौन सा मंत्रालय जारी करता है, या फिर भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किन धार्मिक स्थलों से जुड़ी है। इस टाइप के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस में हम जानेंगे कि प्राचीन भारत या फिर प्राचीन इतिहास की विभिन्न पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो साथियों, आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है। यह सेशन 15 से 20 मिनट का होता है। आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीएस के प्रश्न यहीं से ही कवर अप हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, जिससे कि आने वाले सभी सेशन के वीडियो आपको समय से मिल सकें। शुरू करते हैं 19 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस। पहला पॉइंट है, 75वां सेना दिवस किस तिथि को मनाया गया है। 15 जनवरी को 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इस दिवस का जो आयोजन शहर है वह है आपका बेंगलोर। 15 जनवरी को 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। वर्ष 2023 में इसका आयोजन बेंगलोर कर्नाटक में हो रहा है। अगर हम बात करें कि भारत में 3 सेनाएं होती हैं, एक थल सेना, एक वायुसेना और एक नौसेना। तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह कौन होता है? वह भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक या फिर भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 जनवरी को कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है, और इस दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है। मार्ग पोर्टल का काम है कि जो स्टार्टअप हैं, जो छोटे छोटे लघु मध्यम उद्योग हैं, उनकी मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक, यह जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह 2018 पीसीएस का पेपर है। आप देखेंगे तो उसमें एक प्रश्न आपको मिलेगा कि थोक मूल्य सूचकांक किस मंत्रालय या किस संगठन संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल यही प्रश्न था, और ये अभी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यह सूचकांक अभी जारी किया गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। तो जान लेते हैं, थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा, और यह आता है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक। अब इसमें थोड़ा सा पैटर्न एग्जाम का बदल रहा है, आप सभी को मालूम है। तो उसमें पूछ सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक को आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसका आधार वर्ष कौन सा है। तो आधार वर्ष में आपको दे सकता है 2003-4, 2005-6, 2010-11, 2011-12। तो यह जो अभी इसका करंट में आधार वर्ष चल रहा है वह है आपका 2011-12। ठीक है। तो इससे जुड़े ये 2 पॉइंट थे कि थोक मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है और इसका आधार वर्ष क्या है। दोनों ही ध्यान रखेंगे, पीसीएस, आरओएआरओ या वनडे लेवल एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में है और जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। अगर आप स्टैटिक जीएस में अगर हम चले जाएं कुछ देर के लिए, तो जो वैश्विक संगठन हैं जैसे कि WHO हुआ, WTO हुआ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र हुआ, तो ये कुछ संगठन हैं जिनके मुख्यालय एग्जाम में पूछ लेता है। तो आज यहाँ पे जिनेवा का जिक्र आया है क्योंकि जिनेवा में मैंने आपको बताया है अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो हम यहाँ पे जिनेवा में जितने भी मुख्यालय हैं मेन वो सब जान लेते हैं कि जिनेवा शहर में और कौन कौन से मुख्यालय हैं किस संगठन के। तो सबसे पहले हम बात करें तो देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। फिर एक आपको और याद आ रहा होगा ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO का मुख्यालय भी है आपका जिनेवा में। अंकटाड और UNHCR यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका मुख्यालय भी है आपका जिनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा था आपका SSC में। SSC का एग्ज़ाम मैंने दिया था 2015 में और उस दौरान एक प्रश्न आया था सामान्य अध्ययन में कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उसका ऑप्शन था आपका जिनेवा। और गेट का मुख्यालय भी जिनेवा में है। और एक और है लास्ट आपका WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा में है। तो जिनेवा में जो स्विट्जरलैंड का शहर है उसमें किस किस संगठन का मुख्यालय है, मैं एक लाइन में आपको रिपीट करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, रेड क्रॉस और आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन और गेट का भी है। तो ये 5 या 6 आपके मैंने संगठन बताए हैं। आप इनको ज़रूर ध्यान में रखना कि इनका संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। अब आपका प्रश्न आएगा तो वो गलत नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में सही जो है ऑप्शन क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मिस यूनिवर्स 2022। अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 की घोषणा की गई है और मिस यूनिवर्स 2022 जो चुनी गई हैं वह है आपकी आरबोनी गैब्रियल। यह USA की रहने वाली हैं और इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, जो छोटे एग्ज़ाम होंगे ना, जैसे वनडे लेवल एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें इन क्वेश्चनों का क्रेज़ काफ़ी रहता है कि मिस यूनिवर्स कौन है, मिस इंडिया कौन है। इस टाइप के जितने भी ये छोटे एग्ज़ाम होंगे, GD का, BDO का, लेखपाल का, क्लर्क, स्टेनो, पुलिस, इनमें इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। बड़े एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं पर छोटे एग्ज़ामों में इनका क्रेज़ बहुत है। तो आप इस नाम को जो है गांठ बांध लें कि मिस यूनिवर्स 2022 बनी है आपकी आरबोनी गैब्रियल। कहाँ से हैं? USA से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लेयर लोम्बार्डेली ब्रिटेन से हैं, UK से। यह बनी है आपकी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की नई CEO। OECD की CEO बनी है आपकी क्लेयर लोम्बार्डेली जो ब्रिटेन से हैं और OECD का मुख्यालय है आपका पेरिस में। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, SSC का फेवरेट है जल्लीकट्टू उत्सव या समारोह किस राज्य में मनाया गया है, तो वह है मुदेरू तमिलनाडु में। मुदेरू तमिलनाडु में मनाया जा रहा है जल्लीकट्टू समारोह। और अब देखो पैटर्न इतना बदल गया है एग्ज़ाम का कि अब जगह या स्थान नहीं पूछता, अभी उसकी विशेषता पूछ लेता है कि जल्लीकट्टू समारोह तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। इस लोकप्रिय खेल का मतलब क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो सांड होते हैं, जो बैल होते हैं,
उनको बस में किया जाता है, उनको नियंत्रण में किया जाता है। पहले एक बैल को दौड़ाया जाता है और फिर उसको किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसको अपने कंट्रोल में उसके ऊपर बैठकर उसको बस में किया जाता है। तो जल्लीकट्टू समारोह की विशेषता यह है कि यह सांड को अपने बस में किया जाता है और यह मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन यह आपकी 17 फरवरी को यानी कि नेक्स्ट मंथ दिल्ली से रवाना होगी और इस ट्रेन का पर्पज़ यह है कि जो श्री राम भगवान से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं यह उन स्थानों पर जाएगी और जो पर्यटक हैं उनको जो धार्मिक भक्ति भावना है, जो लाभ है जिससे उनको मिल सके। तो यह जो है बेसिकली अयोध्या जो श्री राम जन्मभूमि है वहाँ से जनकपुरी के बीच चलेगी। अयोध्या से जनकपुरी के बीच चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन और यह श्री राम भगवान से जुड़े सभी स्थलों को कवर करेगी। जैसे कि रास्ते में पड़ेगा, जब ये अयोध्या से शुरू होगी तो रास्ते में बिहार भी पड़ेगा और बिहार में है सीतामढ़ी पर रुकेगी, उसके बाद में नंदीग्राम भी जाएगी। तो भगवान श्री राम से जुड़े हुए जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको जो है दिखाया जाएगा, जो इसमें पर्यटक जाएंगे इस ट्रेन में। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछ लेगा कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस धार्मिक स्थलों को समर्पित है, तो वह है भगवान श्री राम से संबंधित धार्मिक स्थल। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अयोध्या से जनकपुरी के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पेगा मकबरों के संरक्षण हेतु $2.5 लाख देने की घोषणा किस देश ने की है? यूएसए ने। हैदराबाद में 18वीं व 19वीं शताब्दी में 6 पेगा मकबरे जो है बनाए गए थे और उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए $2.5 लाख का जो है भुगतान करेगी आपकी यूएसए गवर्नमेंट। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यह बता दिया है। अभी हैदराबाद में एक घटना और हुई है। हैदराबाद में देखो, आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम थे और वहाँ पे जो आखिरी निज़ाम थे इस टाइम, उनका नाम था मीर बरकत अली। ये 8वें नंबर के निज़ाम थे। तो हैदराबाद के आखिरी निज़ाम जिनका नाम मीर बरकत अली है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि मीर बरकत अली हैदराबाद के आखिरी निज़ाम हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण अनिवार्य कर दिया है और यह लागू होगा आपका 1 अप्रैल 2023 से। केंद्र सरकार ने नए नियमों के तहत कहा है कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल ईंधन का मिश्रण किया जाएगा। नेक्स्ट है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन 2023 की बैठक कहाँ पे होगी? दावोस में होगी और दावोस पड़ता है आपका स्विट्ज़रलैंड में। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 दावोस स्विट्ज़रलैंड में आयोजित होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो दृष्टिहीनता होती है, अर्थात जिनको दिखाई नहीं देता, जो अंधे होते हैं, तो अंधता या फिर दृष्टिहीनता को नियंत्रण करने के लिए, अर्थात जो अंधापन है उसको कम करने के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह है आपका राजस्थान। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह नीति इसलिए जारी की गई है जिससे कि राज्य में जो दृष्टिहीनता है या जो अंधापन है उसके मतलब दर जो है कम हो राज्य में। तो इसीलिए दृष्टिहीनता अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है, G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ पे आयोजित हो रही है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के एग्जाम पटवारी MPPSC के लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल इंटरनेशनल में है, नहीं पूछेगा। तो G20 के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन कहाँ पे होगा? भोपाल में होगा।
नेक्स्ट है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री परियोजना, इस परियोजना के तहत विकासशील देश, जो विकासशील कंट्री हैं, उनको चिकित्सा यानी कि मेडिसिन आपूर्ति प्रदान की जाएगी और इसको शुरू किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आरोग्य मैत्री परियोजना का संबंध है कि जो विकासशील कंट्री हैं उनको मेडिसिन या फिर चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की जाएगी और इसीलिए इसकी शुरुआत की है पीएम मोदी ने। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023। बेसिकली यह लॉस एंजल्स में यह पुरस्कार दिए जाते हैं विश्व स्तर पर, और इस अवार्ड में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म बनी है आपकी RRR, ट्रिपल आर मूवी, साउथ इंडिया से संबंधित है। पहली बात तो इंडिया से ही है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम अंदर बात करें तो साउथ इंडस्ट्री से एक फ़िल्म बनी है RRR, और इसको अवार्ड मिला है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में। इसी अवार्ड के तहत बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है आपको नातू नातू सॉन्ग को, जो RRR मूवी का सॉन्ग है। इससे पहले RRR मूवी के नातू नातू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड के तहत बेस्ट सॉन्ग भी चुना गया था। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग पुस्तक बनाई। मिरर टाइपिंग पुस्तक क्या होती है? मिरर टाइपिंग पुस्तक वह होती है कि जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं देखा जाता, केवल कीबोर्ड पे भी नहीं देखा जाता है, और जो यह बुक टाइपिंग की जाती है वह बुक जिसमें से देख के टाइपिंग होती है उसको उल्टा घुमा के रखते हैं, और इसमें जो टाइपिंग होती है वह भी उल्टी ओर से चलती है। मतलब जैसे हमने प्राचीन भाषाओं में लिखा तो वह चलेगी में ओ भा साउ करके, मतलब उल्टी ओर से टाइपिंग की जाती है। और इस प्रकार से प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग पुस्तक बनाई है मिशेल सैंटेलिया ने, और मिशेल सैंटेलिया है आपकी इटली से। इटली की मिशेल सैंटेलिया ने प्राचीन भाषाओं में मिरर टाइपिंग करके पुस्तक बनाई है, और ऐसा करके इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम यह बेसिकली गरीबी या फिर असमानता, इस पर रिपोर्ट जारी करता है। तो एक रिपोर्ट इन्होंने हाल ही में प्रकाशित की है, और इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। देश की 40% संपत्ति 1% अमीरों के पास है इंडिया के अंदर, यह ऑक्सफैम रिपोर्ट में बताया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीर लोगों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है। ऑप्शन दे देगा 40%, 50%, 10%, 60%, तो उसका ऑप्शन लगेगा आपका 40%। नेक्स्ट पॉइंट है शरद यादव। शरद यादव का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। यह एक पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से संबंध रखते हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल की स्थापना भी की थी। यह उत्तर प्रदेश के बदायूं से सांसद भी रह चुके हैं। तो पूछ सकता है शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो यह राजनीति से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है कुमारकोम बेपोर। कुमारकोम व बेपोर यह दोनों स्थान पड़ते हैं केरल में, और इनको स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों यह तो था आपका 19 जनवरी का करंट अफेयर्स, और इससे जुड़े हुए हमने फैक्ट्स भी जाने। पर अब हम एक स्टैटिक जीएस का टॉपिक है प्राचीन इतिहास की पुस्तकें और उनके लेखक, जो एग्ज़ाम में रिपीटेड होती हैं बार बार, ऐसी पुस्तकें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो हम उनका यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे और देखते हैं कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। सबसे पहली पुस्तक है पंचतंत्र। आप सभी को पता है पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है मिरचकटिकम सुद्रक। नेक्स्ट है कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक के लेखक हैं वात्स्यायन। ठीक है, यह सब पुस्तकें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब ने पढ़ी होंगी और काफ़ी टाइम से आप सब तैयारी कर रहे हैं,
तो रिपीटेड पुस्तक हैं और आप सभी ने पढ़ी हैं। बस मेरा यहाँ पे मोटिव इतना है कि यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि चीज़ें मतलब हमारे जो कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं वह मतलब वापस मेमोरी में आ जाएं। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। मृच्छकटिकम शूद्रक, कामसूत्र के वात्स्यायन। नेचुरल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है। किसने लिखी थी? पिलनी ने लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। जबकि हुमायूं नामा की बात करें तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूं नामा और फिरदौसी की है शाहनामा। राजतरंगिणी के हैं कल्लड़। अर्थशास्त्र के हैं चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। और गीत गोविंद एसएससी में पूछी जा चुकी है। गीत गोविंद के लेखक हैं आपके जयदेव। अब सूरदास की पुस्तकों की बात करें तो सूरदास की साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूरसावली है। सूरसावली, साहित्य लहरी, सूरसागर ये लिखी है आपकी सूरदास ने। कालिदास की बात करें तो कालिदास की वैसे तो काफ़ी किताबें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं वह हैं आपकी कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम और कुमार संभव के लेखक हैं आपके कालिदास। अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल। ऐसे अबुल और ऐसे अकबरी नामा और आईने अकबरी, तो ये किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। नेक्स्ट है पद्मावती मूवी भी बनी थी इस पुस्तक पर। ठीक है, तो पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत। नेक्स्ट है उत्तराम चरित्रम लिखी है आपकी भभूति ने। ठीक है, तो यह पुस्तक देखो सभी को पता है, सभी जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन होता क्या है ना कि हम पढ़ के भूल जाते हैं। मेरा मोटिव केवल वही है कि करंट अफेयर्स में आपको वह सब टॉपिक कराए जाएं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और स्टैटिक जीएस में ऐसे टॉपिक आपको कराए जाएं जो रिपीटेड हैं और एग्ज़ाम में जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपके मतलब जो भी आपका रिवीजन है क्विक वह एकदम से हो जाए और चीज़ें आपको याद मतलब लंबे टाइम तक रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपकी कमेंट है कमेंट कीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई पर्सनल व्यक्तिगत कुछ भी अगर आपकी XYZ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर कमेंट का रिप्लाई देने का। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप इस श्रृंखला को डेली देख रहे हैं और 1 जनवरी से हमने ये शुरू की थी, आज 19 जनवरी हो गई है, तो जो लोग इस श्रृंखला को शुरू से लेकर अब तक लास्ट तक देख रहे हैं, आई होप आप उनको निश्चित ही इसका लाभ मिल रहा होगा। और इसका सबसे बड़ा लाभ आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तब दिखाई देगा और रिजल्ट टाइम पे और ज़्यादा इसका लाभ दिखाई देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।